नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आज आप सुनेंगे जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सेवा सदन। दोस्तों, इस कहानी को नीलम शर्मा के अनुरोध से पेश किया जा रहा है, जो कि ज्ञान होना चाहिए परिवार की सदस्य होने के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की नियमित श्रोता है। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आज फिर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की श्रृंखला से एक कहानी जो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, उसका शीर्षक है सेवा सदन। दरोगा कृष्णानंद जी एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व दयालु इंसान थे। करीब 25 साल से थानेदारी करते आ रहे थे, लेकिन कभी अपना ईमान और नियत खराब न की थी। रिश्वत लेने को वो सबसे बड़ा गुनाह समझते थे और बहुत निश्चल भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते चले आ रहे थे। शहर में उनकी बहुत ख्याति थी, हर मामले की वो निष्पक्ष पैरवी करते, इसलिए गरीबों में भी उनके लिए एक खास इज्जत थी और सब गरीब उनकी दयालुता के कायल थे। वो अपनी पत्नी गंगाजली व 2 बेटियों के साथ चैन से अपना जीवन यापन करते आ रहे थे। दरोगा जी की पत्नी भी बहुत सती साध्वी स्त्री थी, उसका नाम गंगाजली था। वो सदा कुमार्ग से दूर रहती और दरोगा जी को भी सत्य के रास्ते पर चलने के लिए आगाह करती रहती। लेकिन इन दिनों वो भी काफी परेशान नजर आ रही थी। कृष्णानंद जी से एक दिन बोली, तुम सिर्फ तनख्वाह से ही घर चलाते हो, ये अच्छी बात है, पर ये अनाप शनाप खर्चों से मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ। जिंदगी में कुछ बचत भी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। लड़कियां भी दोनों दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही हैं, आखिर उनकी शादी ब्याह भी तो करनी है। कैसे होगा ये सब, सोचा है कभी? रिश्वत तुम लेते नहीं, आखिर किसके सहारे खुले हाथों से खर्चा करते चले जा रहे हो? अपने हाथों को रोको और पैसे को बचाओ। अब दरोगा को अपनी भलाइयों पर ये सच्चाई सामने आते ही कि बेटियों का ब्याह भी करना है, उसमें बहुत खर्चा है, उन्हें पछतावा होने लगा। वो सोचने लगे, आज तक कितने सालों तक सच्चाई के रास्ते पर चला हूं, उससे मुझे क्या हासिल हुआ। अब उन्हें अपने जीवन भर की कमाई पर बहुत पछतावा होने लगा और ये सब बातें उनको व्यर्थ लगीं कि ईमानदारी और सच्चाई भी कुछ चीज़ होती है। और उन्हें बहुत पश्चाताप भी हो रहा था कि लोग बुरे काम करके इतनी ख्यातियाँ कमा रहे हैं और मैं ईमानदारी करके भी आज परेशान हूँ। और इस तरह के ख्याल उनके दिल में आ रहे थे, जो कि उनके दिल को बेचैन कर रहे थे। इस पर दरोगा जी खुद को कोसने लगे। सोचा, मेरी उदारता की भी और भाईचारे की भी कोई कीमत ना रही और मेरे पास आज इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटियों का दहेज दे सकूं, क्योंकि दरोगा के कारण सब लोग उनकी इस आदतों से, उनके मातहत कर्मचारी बहुत परेशान थे और उनसे मन ही मन जलते थे, क्योंकि दरोगा जी की ईमानदारी आड़े आती और वो भी रिश्वत ना ले पाते। और तो और उनके अधिकारी भी उनकी साधुता से बहुत परेशान थे और दूसरे थानों में जब वो अधिकारी जाते तो उनकी काफ़ी आवभगत होती और नजराने भी मिलते और पैसा भी। कृष्ण दरोगा जी इस पर भी अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से रखते और कोई कष्ट ना होने देते। बेटियों पे वो अपनी जान निछावर करते थे
रोज काम पर से लौटते वक्त बेटियों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाते और शौक से उनको अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते। घर में सब कुछ सुख शांति का सामान उन्होंने रख दिया था लेकर, और दोनों बेटियों के लिए एक टीचर भी रखती थी जो उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिलाई बुनाई भी सिखाती। गंगा जली अब दरोगा जी को बहुत समझाती कि थोड़ा हाथ रोक लो, नहीं तो पछताओगे। हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन दरोगा जी उन्हें तसल्ली देते कि फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक और अच्छा ही होगा आगे चल के। अब दिन बीतते जा रहे थे, दोनों लड़कियां बड़ी होती जा रही थी। बड़ी बेटी चंचल और अभिमानी थी, छोटी बेटी शांत भोली भाली गंभीर व सुशील थी। दोनों पिता को बहुत प्यार करती थी। अब गंगा जली को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। व्यग्र होकर एक दिन दरोगा जी से उनके विवाह का प्रकरण छेड़ा तो दरोगा जी बोले, अरे अभी उन्हें विवाह योग तो हो जाने दो, अभी वो छोटी हैं, उनकी उम्र ही क्या है। गंगा जली झल्लाकर बोली, आपको तो सदा वो बच्ची ही नजर आएंगी, अकल से कुछ काम करो। जवान बेटियों को ज्यादा दिन घर बैठाना ठीक नहीं है, लोग बातें बनाने लगते हैं। इस सच्चाई पर दरोगा जी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गईं। अब दरोगा जी खुद को ज्यादा धोखा नहीं दे सके और रोज समाचार पत्रों में दहेज विरोधी खबरें पढ़ने लगे और खुश होने लगे कि ये कानून साल 2 साल में बन जाए तो बहुत अच्छा है, तो हमारी बेटियों की शादी सही तरीके से कम पैसे में हो जाएगी और हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। अब रिश्ते खोजे जाने लगे। रिश्तेदार जान पहचान दोस्तों में भी अच्छे रिश्तों की चर्चा दरोगा जी करने लगे। दोनों बेटियों के हाथ पीले करने की उनको बहुत फिक्र सताने लगी। दरोगा जी बहुत दौड़ भाग कर रहे थे। इन दिनों कई जगह बात चलने लगी तो दरोगा जी ने फिर लेन देन के लिए अपने दहेज विरोधी विचार उन सबके सामने रखे। दोनों कन्याओं की पढ़ाई लिखाई और जो योग्यताएं बताने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था रिश्तों में। दहेज लोलुप समाज में इन सब अच्छाइयों की कोई कदर न थी। अब दरोगा जी घबरा गए क्योंकि लड़के वालों के घरों से उन पर किया गया खर्च और नौकरियों में दी गई रिश्वतें उनको गिनवाई जा रही थी और ये भी अवगत कराया जा रहा था कि बाकी लाभ आपको और आपकी बेटियों को होगा, अब तक का लड़कों का खर्चा हमें दे दीजिए, इसके अलावा हमें कुछ ना चाहिए। अब दरोगा जी को अपनी ईमानदारी का घमंड टूट चुका था क्योंकि कोई रास्ता ना मिल रहा था। अब अपनी पत्नी के साथ चिंतित बैठे सोचने लगे कि अब एक ही रास्ता मेरे पास है, या तो इन बेटियों को किसी कंगाल के हाथ बांध दूं या फिर किसी उम्र दराज के अमीर के साथ इनका शादी कर दूं। अपनी बेबसी पर आंसू बहाने और कोई रास्ता ना मिलने पर उन्होंने भी सतमार्ग छोड़कर गलत रास्ते पर जाने का संकल्प ले लिया। अपने विचारों को वो जब गंगा जली पर प्रकट किए तो वो कुछ ना बोल सकी और घबराकर रोने लगी। दरोगा जी के क्षेत्र में महंत रामदास भी रहते थे। वो साधुओं की गद्दी के महंत थे। उनका सारा कारोबार बांके बिहारी के नाम से चलता था, जो कि लेन देन पर 32 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से सूद लेते थे और इससे कम एक पैसा न लेते थे। मालगुजारी में भी वो लोग रहननामे और बैनामे भी लिखते थे। इस तरह से काफ़ी पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाता था। बांके बिहारी की रकम दबाने का साहस
किसी को नहीं होता था। सारे इलाके में उनका आतंक था। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी सेवा सदन। रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु भी स्थायी रूप से पड़े रहते थे। वो लोग अखाड़ा करते, भैंसों का ताज़ा दूध पीते और संध्या समय दूध या भांग छानते और चरस गांजे की चिलम का लुफ्त दिन भर उठाते और चिलम की लौ कभी बुझने न पाती। ऐसे खतरनाक जत्थे की तरफ आंख उठाकर देखने का किसी का साहस न था। महंत सारे अधिकारियों को भी अपनी तरफ मिलाए हुए था और गाहे बगाहे उनको अपनी सेवा में बुलाता रहता और उनकी खातिरदारी करता। इस साल महंत तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने यज्ञ किया। हवन कुंड की ज्योति 1 महीने तक ना बुझने पाई। इस यज्ञ के लिए उन्होंने इलाके के सब लोगों से प्रति व्यक्ति 5-5 रुपए चंदा उगाहा गया। ज़्यादातर गरीबों ने चंदा उधार लेकर दिया। जिसके पास रुपये न मिले उन्हें रुक्का ही लिखना पड़ा। परंतु इलाके के एक गरीब, जिसके पास न पैसा था न कोई जायदाद, उसकी बहुत दयनीय हालत थी। वो अहीर था और उसका नाम चैतू था। वो पैसा जब नहीं दे सका और ये बात बांके बिहारी के लोगों को पता चली तो उसको कई लोगों को भेजकर बुलवा भेजा और चंदा ना देने का कारण पूछा। तो चैतू ने बेबसी जताने पर कि मेरे पास पैसा नहीं है, उन लोगों ने बेदर्दी से उसके हाथ पांव बांधकर उसको तब तक मारा जब तक कि उसके प्राण पखेरु ना उड़ गए। दूसरे दिन प्रातःकाल चौकीदार ने थाने में रिपोर्ट की कि एक व्यक्ति वहां मरा पड़ा है। जब दरोगा कृष्णानंद को ये किस्सा मालूम हुआ तो सोने की चिड़िया को देखकर उनकी बाछें खिल गईं। वो समझ गए कि अब मोटी कमाई करने का यही वक्त है और वे तहकीकात करने में जुट गए। पर दरोगा जी को महंत के डर से उनके इलाके में कोई गवाह न मिला, जबकि हकीकत सब जानते थे। तरह 3-4 दिन बीत गए। पहले तो महंत बहुत अकड़े, फिर जब उन्हें विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि दरोगा ने कुछ आदमियों को अपनी तरफ मिलाकर फोड़ लिया है तो वो कुछ नरम पड़ गए। अपने ही तैशियों को भेजकर दरोगा जी से लक्ष्मी जी के दर्शन कराने का वादा किया। फिर लेन देन की बात तय होने लगी। दरोगा जी 5,000 से 1 पैसा कम लेने के लिए तैयार न थे। बिचौलियों ने कहा, साहब 5,000 बहुत होते हैं, कुछ कम कर लीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। तो दरोगा जी बोले कि मामला बड़ा है इसलिए ज़्यादा पैसे लगेंगे और महंत जी की बात है, वरना आप सब जानते हैं कि मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं एक ईमानदार अधिकारी हूँ। आप सबको भी ये बात मालूम है और मुझे आप मजबूर ना करें, जो मैंने कह दिया तो कह दिया। फिर बिचौलिए बोले, दरोगा जी अब बीच का रास्ता निकालिए, इसमें आपकी और हमारी दोनों की भलाई है, ना नुकसान आपको हो और ना महंत जी को। अंत में काफ़ी बहस के बाद 3,000 रुपए में बात पक्की हुई। फिर महंत के आदमी और दरोगा अपने अपने रास्ते चले गए। जब दरोगा घर पहुंचे तो उनकी खुशी की बजाय उनके दिल में उथल पुथल मच गई और अजीबोगरीब ख्याल उनके दिल में आने लगे। वो समझ ना पाए कि मेरे मन में ये अशांति और उथल पुथल क्यों मची हुई है, जबकि मुझे तो मुंह मांगा पैसा मिल रहा है। फिर सोचा
मैं जो ये करने जा रहा हूँ क्या ये उचित है? अब एक तरफ रुपयों का ढेर था और आराम से लड़कियों की शादी करने का रास्ता, और दूसरी तरफ आत्मा का हनन और सर्वनाश था। अंत में हृदय में और दिमाग में महायुद्ध छिड़ गया। बेटियों के चेहरे आंखों में तैर रहे थे। उनके विवाह का प्रकरण सामने आ रहा था और आसानी से विवाह संपन्न होने की भी कल्पना सामने आ रही थी, पर मन के और आत्मा के किसी कोने से लगातार गलत फैसले का विरोध हो रहा था। दरोगा जी ने सोचा कि रुपये ना लेकर सीधी कार्रवाई मेहनत पर कर दी जाए तो मैं और मेरा परिवार खतरे में पड़ जाएंगे। वो हम लोग को जिंदा ना छोड़ेगा, और उनको मेहनत से टक्कर लेने का अंजाम भी भली भांति मालूम था कि अफसर भी मेहनत की ही तरफदारी करेंगे। लेकिन जीवन भर निर्लोभ रहने के बाद भी अपनी आत्मा का बलिदान देने में ही उनको सच मालूम हुआ, और उन्होंने फैसला किया कि अब नौकरी के अंतिम सालों में और बुढ़ापे में अपने सिर ये कलंक न लूँगा। और उन्होंने उस प्रकरण से अपने को अलग कर लिया और संकल्प लेकर इस अपराध से खुद को हमेशा के लिए बचाकर अपने मन को बहुत शांत और प्रसन्न कर लिया। अब वो निश्चिंत थे। साथियों, हम सबके जीवन में भी कुछ परिस्थितियां या दूसरी परेशानियां ऐसी अवस्था में सामने आती हैं कि हमारी ईमानदारी पर हम खुद ही प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं और गलत लोगों के ऐशो आराम को देखकर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं, जो कि सर्वदा गलत है। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने ईमान को खराब नहीं करना है और दृढ़ता से डटकर उन विषम परिस्थितियों का निदान करना है और विचलित नहीं होना है। साथियों, मैं अपनी कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ईश्वर से आज मेरी विनती है कि जीवन में हम अपने आदर्शों पर हमेशा कायम रहें, सत्य ईमानदारी का दामन कभी न छोड़ें और हर परिस्थिति में संयम से रहें और किसी बात का लालच न करें और हर बुरे काम से पृथक रहें। जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट रहें। साथियों, अब अगली कहानी में आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जैस्मीन की आवाज़ में मुंशी प्रेमचंद की कहानी सेवा सदन। इस कहानी को नीलम शर्मा के खास अनुरोध पर पेश किया गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।